नेक्स्ट टॉपिक है करंट डेंसिटी। देखो करंट डेंसिटी का मतलब क्या है, जैसे सपोज करो हमारे पास में कोई वायर है, ध्यान से समझना। मान लो कि ये कोई वायर है, कहीं से मोटा है कहीं से पतला है। ये है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A1। यहाँ पे इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है सपोज करो A2। मान लो कि इस वायर में आई करंट पास हो रहा है। कितना करंट पास हो रहा है? आई। तो दोनों जगह पे चाहे पतला वायर हो या मोटा वायर हो, अगर वायर आगे जाके मोटा हो गया या पतला हो गया तो उससे करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पूरे वायर में सेम करंट फ्लो होगा। तो करंट की वैल्यू यहाँ पे और यहाँ पे सेम है, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक डिफरेंस आएगा कि जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से पास हो रहे होंगे तो उनको काफी छोटा सा रास्ता मिलेगा, तो वो एकदम सकरे रास्ते से गुजर रहे होंगे, है ना। और यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे होंगे तो वो खुले खुले जा रहे होंगे। तो यहाँ पे किसी चीज में तो डिफरेंस आ रहा होगा ना। तो क्या डिफरेंस है यहाँ पे? तो यहाँ पे करंट की डेंसिटी में डिफरेंस है। करंट की डेंसिटी से मतलब है करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया एक पॉइंट पे ज्यादा होगा, एक पॉइंट पे कम होगा। जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे डेंसिटी मतलब करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पे ज्यादा होगा, और यहाँ पे करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा। जैसे इसको मैं फॉर्मूले से अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो करंट डेंसिटी का मतलब होता है जे, जैसे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है इसका फॉर्मूला होता है J इक्वल्स टू आई अपॉन ए। करंट डेंसिटी का मीनिंग क्या है? करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। यूनिट एरिया से कितना करंट पास हो रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं? करंट डेंसिटी बोलते हैं। ठीक है। तो करंट को एरिया से डिवाइड कर दो। कौन से वाले एरिया से? क्रॉस सेक्शनल एरिया से। तो अपन को क्या मिल जाएगा? करंट डेंसिटी। अब आप खुद बताओ कि यहाँ पे एरिया कम है और यहाँ पे अगर एरिया ज़्यादा है तो कहाँ पे करंट डेंसिटी ज़्यादा होगी? जहाँ पे एरिया कम होगा, क्योंकि देखो एरिया कम होता है तो करंट डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो J1 इज ग्रेटर देन J2, मतलब यहाँ पे करंट डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ पे करंट डेंसिटी कम है। सिंपल सा फॉर्मूला एकदम। ठीक है। अच्छा, कई बार क्या होगा कि आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं दे रखा होगा, आपको ऐसे कोई कटा हुआ वायर दिखा रखा होगा, बोल रहा होगा कि इसमें से आई करंट पास हो रहा है इस तरीके से, और ये जो एरिया है ये क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं माना जाएगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब होता है वायर को परपेंडिकुलर कट करने पे जो आपको एरिया दिखाई देता है उसको हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ये तो टेढ़ा काटा हुआ है ना ऐसे, तो ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं है। मान लो ये एरिया है ए, तो फिर हम कैसे करंट डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पे देखो, यहाँ पे एरिया की डायरेक्शन हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में मानी जाती है। तो इस एरिया की डायरेक्शन किधर होगी? इस प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड। ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है। तो मैंने करंट को कौन से वाले एरिया से डिवाइड किया है? जो करंट के एलोंग है, करंट जिसकी डायरेक्शन करंट के एलोंग है। तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे अगर मैं इस एरिया को देखूँ तो इसका एरिया वेक्टर किधर आएगा? प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड इधर आएगा, जिसका करंट की डायरेक्शन से कुछ एंगल बन रहा होगा थीटा, जिसको मैं ए लिख देता हूँ। चलो, तो ये जो एरिया वेक्टर है, अगर आप इसके कंपोनेंट लोगे तो इसका थीटा से जुड़ा हुआ जो कंपोनेंट आएगा, थीटा से जुड़ा हुआ जो कंपोनेंट होता है उसको क्या बोलते हैं अपन? कॉस थीटा। तो ये आ जाएगा ए कॉस थीटा, और इधर जो कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा? ए साइन थीटा। तो बताओ कि अगर मुझे करंट डेंसिटी कैलकुलेट करनी है इस वाले वायर से तो मैं क्या लिखूंगा? J इक्वल्स टू करंट डिवाइडेड बाई क्या कर दूंगा? कौन सा वाला एरिया लेना है? जो करंट के अलोंग है, ए कॉस थीटा। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? J इक्वल्स टू आई अपॉन ए कॉस थीटा। ये बात समझ में आई क्या? अगर सिंपल वायर दे रखा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दो। वायर टेढ़ा काट के दिखा रखा है तब क्या फॉर्मूला लगाओगे? J इक्वल्स टू आई अपॉन ए कॉस थीटा। फिर ये देखना है, और थीटा किसके बीच का एंगल है? तो एरिया वेक्टर और करंट के बीच का एंगल है। जो वायर की एक्सिस होगी ना, वायर की एक्सिस या करंट की जो डायरेक्शन है उससे एरिया वेक्टर का जो भी एंगल बन रहा होगा उसका कॉस फंक्शन लेना है अपन को एरिया के साथ में। तो J इक्वल टू क्या बन गया? आई अपॉन ए कॉस थीटा। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि भाई करंट डेंसिटी का सिंपल सा मतलब क्या है? करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कंडक्टिविटी एंड कंडक्टेंस। कंडक्टिविटी का मतलब क्या है और कंडक्टेंस का मतलब क्या है ये समझते हैं। हमको पता है कि जैसे रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि कोई भी मटेरियल अपने अंदर से पास होने वाले चार्ज पार्टिकल्स को या करंट के फ्लो का वो मटेरियल कितना अपोजिशन करेगा उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का जस्ट रेसिप्रोकल उल्टा उसको हम बोलते हैं कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल होता है उसी को हम क्या बोलते हैं?
कंडक्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस, जिसका फॉर्मूला 1/r होता है, मतलब रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल है बस उसी का नाम क्या होता है? कंडक्टेंस। अगर किसी मटेरियल का रेजिस्टेंस ज्यादा है, इसका मतलब उसका कंडक्टेंस क्या होगा? कम। कंडक्टेंस मतलब कितना इजीली उसमें से कंडक्शन हो पाएगा, चार्ज कैरियर्स का या करंट का, कितना इजीली करंट फ्लो हो पाएगा या कितना इजीली उसमें से चार्ज कैरियर्स मूव कर पाएंगे, बस उसी को हम क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस बोलते हैं। तो कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का जस्ट उल्टा है। भाई आप ये भी तो बोल सकते हो कि जैसे अगर किसी मटेरियल का रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो रेजिस्टेंस वर्ड यूज करने के बजाय आप ये भी बोल सकते हो कि इस मटेरियल का कंडक्टेंस कम है, ऐसा बोल सकते हो ना। एक ही बात है, क्योंकि मीनिंग एक ही निकल रहा है। रेजिस्टेंस ज़्यादा मतलब उसमें से इजीली चार्ज फ्लो नहीं होगा, इजीली कंडक्शन नहीं होगा, इसका मतलब उसका कंडक्टेंस क्या होगा? कम होगा। रेजिस्टेंस ज़्यादा तो कंडक्टेंस कम, तो रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल है बस उसी को हम क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस बोलते हैं। क्लियर है ये बात? अच्छा, इसी तरीके से जो रेसिस्टिविटी है उसका जो उल्टा होता है उसको हम बोलते हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या चीज़ है भाई? इसको हम सिग्मा के सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे और ये बराबर होगा 1/ρ के। तो 1/ρ किसके बराबर है? कंडक्टिविटी सिग्मा के बराबर है। तो कंडक्टिविटी क्या चीज़ है? कंडक्टिविटी का मतलब है रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी का जो रेसिप्रोकल है उसी को हम क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी बोलते हैं। आया समझ में? तो कंडक्टिविटी क्या है? रेसिस्टिविटी का जो उल्टा होता है उसको तो बोलते हैं कंडक्टिविटी। अगर किसी मटेरियल की रेसिस्टिविटी ज़्यादा है तो उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी? कम होगी। तो रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल क्या बोला जाता है? कंडक्टिविटी। और रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल क्या बोला जाता है? कंडक्टेंस। ठीक है, ये हमको पता है। ठीक है जी। तो अगला जो टॉपिक है वो ये है रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिक फील्ड, इन तीनों में आपस में रिलेशन क्या है ये हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। जैसे मान लो कोई वायर है, एक वायर हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, और ये जो वायर है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है सपोज करो ए। क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है इसका? ए के बराबर है। लेंथ इसकी एल मान लेते हैं, और मान लो इसको आपने बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, जिसकी वजह से वायर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। एक बैटरी से इसको कनेक्ट कर देते हैं, और जो बैटरी है उसका वोल्टेज है सपोज करो वी। इस वी वोल्टेज की वजह से इस वायर के अंदर क्या बन जाएगा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? हमेशा पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ, या हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। तो ये बन गया इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? इस वायर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उनके ऊपर फोर्स लगाएगा। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ये इस वायर के अंदर मूव करना स्टार्ट कर देंगे विद एन एवरेज वेलोसिटी वीडी, जिसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये किस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी से मूव कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रॉन है जब इस कंडक्टर के अंदर मूव कर रहे होंगे, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस वायर के अंदर जो करंट फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो क्या होगा? करंट फ्लो होगा। करंट की डायरेक्शन क्या होती है? हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, या फिर पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ, या पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, ऐसा बोल सकते हो आप। तो वायर के अंदर जो करंट फ्लो होगा और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और साथ में जो करंट डेंसिटी होगी, है ना, इन सब में आपस में क्या रिलेशन है? किस किस के बीच का रिलेशन फाइंड करना है? करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिक फील्ड, इन तीनों के बीच का रिलेशन हमको फाइंड करना है। देखो कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले तो हमको एक रिलेशन पता है, I इक्वल्स टू माइनस एन ई ए वी डी। याद है क्या ये रिलेशन? I इक्वल्स टू क्या होता है? माइनस एन ई ए वी डी। यहाँ पे माइनस का सिंबल क्या शो करता है बताओ? यहाँ पे नेगेटिव सिंबल ये शो करता है कि डायरेक्शन ऑफ करंट हमेशा किधर होगी? वीडी यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अपोजिट। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा करंट की डायरेक्शन कंसिडर की जाएगी। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो, इसको इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। एक काम करते हैं, इस ए को इसके नीचे लिख देते हैं, आई के नीचे। तो ये क्या बन जाएगा? आई अपॉन ए इक्वल टू माइनस एन ई वी डी। याद करो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला क्या होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं वी डी इक्वल्स टू माइनस, याद करो, ई टो बाई एम, लिख सकते हैं साहब। तो ये क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगर मैं वीडी की ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूं, इस इक्वेशन में पुट कर दूं, तो ये बन जाएगा आई अपॉन ए को तो हम जे यानी कि करंट डेंसिटी बोल सकते हैं, और ये फॉर्मूला आगे क्या बन जाएगा? देखो माइनस एन ई, और वीडी को हम लिख देंगे माइनस का ई टो बाई एम। ठीक है।
थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, देखो आई अपॉन ओ को तो हमने क्या लिख दिया, करंट डेंसिटी जे लिख दिया, इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एन ई स्क्वायर बन गया तो बाई एम, और इनटू क्या आ जाएगा, ये ई आ जाएगा। समझ में आई? ये वाली जो चीज है इसको ध्यान से देखो, एन ई स्क्वायर टो बाई एम, कुछ याद आया क्या? याद करो, जो रेसिस्टिविटी है उसका फॉर्मूला होता है रो इक्वल्स टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टो। तो ये तो रेसिस्टिविटी का उल्टा लिखा हुआ है, यानी कि ये 1 अपॉन रो लिखा हुआ है। तो ये वाली जो इक्वेशन है इसको आप क्या लिख सकते हो, जे इक्वल टू 1/रो लिख सकते हो इनटू ई। ठीक है, अब ये जो 1/रो है ये किसके बराबर होगा, रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल किसके बराबर होता है, कंडक्टिविटी के बराबर होता है। तो आप क्या लिख सकते हो, J इक्वल्स टू 1/रो को क्या लिखेंगे, सिग्मा इनटू क्या लिख देंगे, E। ये लो जी, ये अपने पास में रिलेशन आ गया, J यानी कि करंट डेंसिटी, सिग्मा यानी कि कंडक्टिविटी, E यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इन तीनों के बीच का रिलेशन आ गया। समझ में आया कि ये देखो बिल्कुल आसान सा रिलेशन है। अगर आपको कभी भी करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिक फील्ड इन तीनों में रिलेशन देखना हो तो ये फॉर्मूला यूज करके आप भी कोई भी न्यूमेरिकल वगैरह इजीली सॉल्व कर सकते हो। देख लो कोई भी डाउट हो तो इसके अंदर, बिल्कुल आसान सा डेरिवेशन है ये तो छोटा सा। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सुपर कंडक्टिविटी। क्या नाम है टॉपिक का, सुपर कंडक्टिविटी। देखो हमने कंडक्टर्स के लिए कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि कोई भी कंडक्टर हो, जैसे मान लो कि ये कोई कंडक्टर है, अगर हम इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, किसी भी कंडक्टर का अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो बताओ इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा, और रेसिस्टिविटी भी बढ़ेगी। किसी भी कंडक्टर के लिए हमको पता है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से उसका रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी दोनों इंक्रीज होते हैं। ठीक है, तो इसका उल्टा भी पॉसिबल है, अगर हम टेम्परेचर कम करेंगे तो बताओ क्या होगा, टेम्परेचर कम करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर ऐसा भी होगा जब आप टेम्परेचर कम करते ही जाओगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होते होते एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जहां पे रेजिस्टेंस की वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी, एकदम जीरो नहीं होगी लेकिन ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी, जैसे 0.001 ओम हो गई, तो ये लगभग जीरो के बराबर ही है। तो इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में वो जो कंडक्टर है, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो हो गया तो वो मैक्सिमम कंडक्शन कर पाएगा, उसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। इसलिए उस कंडक्टर को हम बोल देंगे सुपर कंडक्टर। क्यों? क्योंकि वो एक बहुत अच्छा कंडक्टर बन गया, अब उसके अंदर मैक्सिमम करंट फ्लो हो सकता है क्योंकि इसका रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट क्या हो गया, घटते घटते ऑलमोस्ट जीरो हो गया। बात समझ में आई क्या? तो बस इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करते हुए काफी इंस्ट्रूमेंट्स हम डिजाइन करते हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे उनको। इसका एक ग्राफ भी है कि आप देखते हो कि जब हम टेम्परेचर को कम करते जा रहे हैं तो रेजिस्टेंस या रेसिस्टिविटी क्या होती जाएगी, कंडक्टर्स के लिए स्पेशली बात हो रही है, किसके लिए हम बात कर रहे हैं अभी, कंडक्टर। तो कंडक्टर्स के लिए हम देखते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर हम घटाएंगे, कम करेंगे, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर पहले इतनी थी तो टेम्परेचर कम करने से क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। फिर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर ऐसा आएगा जिस टेम्परेचर के ऊपर जो रेजिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। नॉर्मली जो एलॉयज होते हैं या जो मेटल्स होते हैं उनके अंदर ये टेम्परेचर होता है -192 डिग्री सेंटीग्रेड। लगभग इस टेम्परेचर के ऊपर हम देखते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट कितना हो गया, ऑलमोस्ट हो गया जीरो के बराबर। एग्जैक्टली जीरो तो नहीं बोलेंगे लेकिन ऑलमोस्ट जीरो हो गया। तो अगर ये लगभग जीरो हो गया, बहुत ही कम हो गया, तो इसका मतलब इस सिचुएशन में जो कंडक्टर है वो एक बहुत अच्छे कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा होगा, इसलिए उसको हम क्या बोल देंगे, सुपर कंडक्टर। और इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोल देंगे, सुपर कंडक्टिविटी। क्या बोलेंगे इसको, सुपर कंडक्टिविटी बोल देंगे। क्लियर है ये बात? ठीक है। अच्छा, कहाँ पे यूज करते हैं, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो सुपर कंडक्टिविटी वाला कॉन्सेप्ट है या सुपर कंडक्टर्स को हम कहाँ पे यूज करते हैं। तो आपको कम से कम 2 एप्लीकेशन तो इसकी याद करनी है, याद रखनी है। पहली जो एप्लीकेशन है वो है इन सुपर कंप्यूटर्स। किसमें, इन सुपर कंप्यूटर्स। इसमें यूज करते हैं सुपर कंप्यूटर्स के अंदर। सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं, जैसे इंडिया का भी एक सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम है परम। तो ये जो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं इनमें इनकी जो स्पीड होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। स्पीड काफ़ी ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि उनमें जो सर्किट्स यूज किए जाते हैं वो बेटर तरीके से वर्क करते हैं। और कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट कब बेटर तरीके से वर्क करेगा, जब उसका रेजिस्टेंस मिनिमम होगा। इसलिए जो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं उनका
जो सीपीयू होता है एक तरह से, उसका टेम्परेचर बहुत ही कम रखा जाता है ताकि उसमें जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स लगे हैं उनका रेजिस्टेंस कम से कम रहे, उनमें अच्छे से करंट फ्लो हो, सिग्नल इजीली उसके अंदर या वोल्टेज की फॉर्म में जो सिग्नल है वो एक जगह से दूसरी जगह इजीली जा पाए। इसलिए हम क्या करेंगे, हम उनका जो सीपीयू है उसको हम लो टेम्परेचर पर रखेंगे ताकि वो एक बेटर कंडक्टर की तरह बिहेव कर पाए सर्किट्स, और अच्छे से उसमें कंडक्शन हो पाए, अच्छे से बेटर तरीके से एक तरह से सर्किट वर्क कर पाए, है ना। तो सुपर कंप्यूटर्स जो होते हैं ना उनके अंदर हम यूज करते हैं, जैसे पूरे वर्ल्ड के अंदर जो इंटरनेट को कंट्रोल करने वाले जो कंप्यूटर्स होते हैं ना उनको सुपर कंप्यूटर्स बोलते हैं। सेकेंड जो यूज है इस सुपर कंडक्टिविटी वाली प्रॉपर्टी का, जो आपको याद रखना है, वो है इन एमआरआई स्कैनर। इसमें यूज करते हैं सेकेंड, एमआरआई स्कैनर के अंदर यूज करते हैं। ये क्या चीज होती है भाई, तो आपने एक बड़ी सी मशीन देखी होगी, हॉस्पिटल्स में होती है जिसमें एमआरआई किया जाता है ना। इसमें क्या होता है कि एक हाई मैग्नेटिक फील्ड यूज करके, जैसे एक्सरे होता है ना उस टाइप की ये चीज होती है, लेकिन उसमें एक्सरे की जगह हम हाई मैग्नेटिक फील्ड यूज करते हैं, है ना, एक पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड यूज करते हैं। उस पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए एमआरआई के अंदर बड़ी बड़ी कॉइल्स लगी होती है, और वो जो एमआरआई स्कैनर होता है ना उसके अंदर एक मशीन होती है, उसके अंदर एक बड़ी सी कॉइल लगी होती है जिसमें करंट फ्लो होने पे वो एक हाई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। अब वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो करंट की वजह से प्रोड्यूस होता है, तो करंट जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो पाएगा। अब उस करंट को अगर हम बढ़ा दें किसी भी तरीके से, तो उससे क्या बढ़ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा जिसकी हमको ज़रूरत है। अब करंट को बढ़ाने का एक तरीका तो ये है, करंट इक्वल्स टू क्या होता है, I इक्वल टू वी बाई आर। एक तरीका तो ये है कि वोल्टेज बढ़ा दो, एक तरीका ये है कि रेजिस्टेंस को कम कर दो। दोनों ही कंडीशन में करंट बढ़ जाएगा, या तो वोल्टेज को बढ़ाओ या रेजिस्टेंस को कम करो, उससे क्या होगा, करंट इंक्रीज होगा, और करंट इंक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगा, जो हमको यूज करना है। हमने देखा कि हम जो तरीका काम में लेते हैं, वोल्टेज को हम बढ़ा तो देंगे लेकिन एक लिमिट तक बढ़ा सकते हो, ऐसा नहीं कि हम बहुत 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 ज़्यादा हाई वोल्टेज की एक बैटरी यूज़ कर लेंगे, पॉसिबल नहीं है, बहुत ज़्यादा उसमें खर्चा हो जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, ये जो आर है इसी को कम कर देते हैं। अगर हम किसी तरीके से आर को कम कर देंगे तो करंट अपने आप बढ़ जाएगा। तो उसी बैटरी से अगर हम बहुत ज़्यादा वोल्टेज की बैटरी भी नहीं यूज़ करेंगे तो भी उसी बैटरी से हम ज़्यादा करंट ऑब्टेन कर पाएंगे अगर हम रेजिस्टेंस को कम कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस को कम करने के लिए ये वाला कॉन्सेप्ट, सुपर कंडक्टिविटी वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। जो कॉइल यूज की जाती है एमआरआई स्कैनर के अंदर, उसको लो टेम्परेचर पे रखा जाता है। लो टेम्परेचर पे रखने से क्या होगा, लो टेम्परेचर के ऊपर उसके अंदर इजीली कंडक्शन हो पाएगा, ज़्यादा करंट फ्लो हो पाएगा, जिससे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, जो हम उस मशीन के अंदर यूज कर पाएंगे। तो एक हाई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए एमआरआई स्कैनर के अंदर हम इसको यूज करते हैं कॉन्सेप्ट को। तो ये दो आपको एप्लीकेशन याद रखनी है। पहली एप्लीकेशन क्या बताई, इन सुपर कंप्यूटर्स, दूसरी एप्लीकेशन क्या बताई, इन एमआरआई स्कैनर। इनके अंदर हम सुपर कंडक्टिविटी वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। आया समझ में?